साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2022 के लिए टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देख रहे हैं यह ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें आपके इकोनॉमिक्स से, आर्थिक समीक्षा और बजट 2022-23 से संबंधित प्रश्नों को इसमें रखा गया है। तो अभी तक हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं पहले पार्ट में, और इस पार्ट में हम लोग बचे हुए से 75 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो ये आपका बीपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वर्णित भारत सरकार की बारवेल रणनीति का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो कोरोना महामारी के विरुद्ध रणनीति से है। ठीक है, इसके बारे में और देखें तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में वर्णित भारत सरकार की बारवेल रणनीति का संबंध कोरोना महामारी से निपटने की रणनीति से है, जिसके अंतर्गत प्रथम चरण में पूर्ण लॉकडाउन लगा, महामारी के विरुद्ध स्वयं को तैयार किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से स्वास्थ्य संरचना का विकास शामिल है। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सामाजिक सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का व्यय जीडीपी का कितना परसेंट है? तो ये जीडीपी का 8.6% है। स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जो सामाजिक सेवाएं हैं। तो देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार जो सामाजिक सेवाएं हैं इन पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों सरकारों का व्यय जो है 2021-22 का जो बजट अनुमान है उसमें 8.6% रहा है, जो 2014-15 में 6.2% था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पर। निम्न में से किस एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो देखिए, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता में है, परंतु पुणे में नहीं है। ठीक है, पुणे में नहीं है। तो देखिए, सेबी की स्थापना वर्ष 1992 में 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, अहमदाबाद, दिल्ली तथा चेन्नई, 4 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, परंतु पुणे में नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो बाजार जोखिमों का उत्पन्न होना, जबकि गरीबी में वृद्धि, वित्तीय समावेशन में सुधार, प्रशासनिक भार में वृद्धि, ये सभी जो हैं इसके प्रभाव हैं। देखिए, इसके बारे में देखें तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम से मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी, जिससे मांग आपूर्ति में असंतुलन उत्पन्न होगा, अर्थात बाजार जोखिम उत्पन्न होगा। ये इसका नकारात्मक प्रभाव है। अन्य की बात इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। जो ये ऊपर के 3 विकल्प हैं उसका संबंध यूनिवर्सल बेसिक इनकम से नहीं है। आगे चलते हैं। चालू खाते के घाटे को कम करने में निम्नलिखित में से कौन एक सहायक नहीं है? तो देखिए, चालू खाते के घाटे को कम करने में घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और निर्यात को बढ़ावा, ये सभी तो सहायक हैं, परंतु निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती करना जो है ये सहायक नहीं होगा। आगे चलते हैं। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोधक तत्व क्या है? तो इसमें प्रमुख अवरोधक तत्व जो है वो अल्प पूंजी निर्माण है। गरीबी, जनसंख्या विस्फोट ये नहीं है। सबसे प्रमुख अवरोधक क्या है? अल्प पूंजी निर्माण है। देखिए, पूंजी निर्माण का अर्थ है बचत करने एवं उस बचत को विनियंत्रित करने से है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन मदों में किया गया व्यय मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं? तो देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण में किया गया जो पूंजी व्यय है वो मानव पूंजी के निर्माण के स्रोत हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत सरकार का कर्ज बढ़कर के जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये जो है आपका 59.3% हो गया। कितना हो गया? 59.3% हो गया, जो 2019-20 में 49.1% था। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, तीसरा स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये देखिए, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में FAO की ग्लोबल रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट
के अनुसार ऐसा कहा गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार चीन और ऑस्ट्रेलिया जो है पहले और दूसरे स्थान पे, चाइना दूसरे पहले पे है, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे है और भारत तीसरे स्थान पर है। आगे चलते हैं, नीचे दो कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है वर्ष 2021 भारतीय पूंजी बाजार के लिए असाधारण वर्ष रहा है। सही बात है, कारण अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान 75 आईपीओ से 89,066 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है वो आपके सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय गणना की किस विधि का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है? किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो व्यय गणना विधि का प्रयोग नहीं होता है, जबकि उत्पत्ति गणना विधि, आय गणना विधि का होता है। तो देखिए, साइमन कुजनेट्स के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को 3 विधियों, उत्पत्ति गणना विधि, आय गणना विधि और व्यय गणना विधि द्वारा मापा जाता है। तो भारत में व्यय गणना विधि जो है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देखिए, व्यय विधि में क्या होता है, उपभोक्ताओं की आय और उनके बचत से संबंधित आंकड़ों का उपलब्ध होना आवश्यक है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, अतः भारत में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारत सरकार द्वारा निर्धनता निवारण हेतु अपनाई गई त्रिआयामी रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वाटर शेड मैनेजमेंट रणनीति जो है इसका हिस्सा नहीं है। जबकि समृद्धि आधारित रणनीति, निर्धनता निवारण कार्यक्रम रणनीति, न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने की रणनीति, ये सभी इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं, विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये जो योजना है ये वर्ष 2004-05 में प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा, राष्ट्रीय उत्पाद जो है घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो, विदेशी शुद्ध कारक आय जो है ऋणात्मक हो। ठीक है, उस दशा में ऐसा होगा। आगे चलते हैं, मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक तथा सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक का है। तो क्या है? यह जो है एक ज्यामितीय माध्य है। जो मानव विकास सूचकांक है ये जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक, मतलब इन तीनों का जो है एक ज्यामितीय माध्य है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा, जियोमेट्रिकल मीन है। आगे चलते हैं, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक बैंकों को प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती करता है क्या कहलाता है? वह दर जो है वो बैंक दर कहलाता है। क्या कहलाता है? बैंक दर कहलाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2019 को की गई, 25 दिसंबर 2019 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? तो वित्त मंत्रालय जो है, वित्त मंत्रालय ये सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो देखिए, सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, ये सभी राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे, परंतु वृद्धावस्था पेंशन जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है, अभिकथन है कि केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। सही बात है, कारण इसके तहत प्रथम चरण में यमुना नदी के किनारे 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर में स्थित किसानों की भूमि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कथन गलत है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे ऐसा किया जाएगा। तो इसलिए आपका कथन सही है, कारण गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान NIMHANS अवस्थित है। ये कहाँ पे अवस्थित है? तो ये जो है आपका बेंगलुरु में, कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में अवस्थित है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित 23 उत्कृष्ट टेली मेंटल हेल्थ सेंटर के नेटवर्क में यह जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान है एक नोडल सेंटर के रूप में कार्य करेगा। पीएम गति शक्ति मिशन को गति देने वाले कारकों में निम्न से कौन सा एक नहीं है? तो देखिए, इसमें सड़क, लॉजिस्टिक अवसंरचना, विमानपत्तन तो है, परंतु उर्वरक इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, देखिए
केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक और अवसंरचना है, परंतु इसमें उर्वरक शामिल नहीं है। केंद्रीय बजट 2022-23 में उल्लेखित कवच तकनीक का संबंध किससे है? तो कवच तकनीक का संबंध जो है भारतीय रेलवे से। किससे? भारतीय रेलवे से है। कवच तकनीक है क्या? तो यह एक टक्कर रोधी तकनीक है, इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत टक्कर रोधी उपकरण ट्रेनों में लगाए जाएंगे जो उपग्रहों से इनपुट प्राप्त करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं केंद्रीय बजट 2022-23 का भाग हैं? तो देखिए, पीएम डिवाइन, देश स्टैक ई पोर्टल, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, ये सभी इसके पार्ट हैं केंद्रीय बजट 2022-23 के। देखिए, पीएम डिवाइन का संबंध पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से है। देश स्टैक ई पोर्टल का संबंध डिजिटल प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों के कौशल विकास से है, जबकि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन का संबंध पूरे देश में भूमि, वाहन तथा अन्य के एक समान पंजीकरण प्रक्रिया से है। आगे चलते हैं। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमिलित करना, क्षेत्र और आवंटित बजट राशि कितनी है। तो देखिए, ग्रामीण विकास के लिए देखें तो इसके लिए 2,06,293 रुपये, 2,06,293 करोड़ है, ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए। जबकि शिक्षा के लिए 1,04,278 करोड़, 3 से मिला दीजिए। और वहीं पे रक्षा क्षेत्र के लिए जो है, इसके लिए 3,85,370 करोड़, तो इसे 1 से मिला दीजिए। और प्रमुख सब्सिडी में कितना जाएगा? 3,17,866, 2 से मिला दीजिए। तो ग्रामीण विकास का कितना था? ये यहाँ पे 4 है, 4,312 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101। तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, सही बात है। इसमें समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना को स्वीकार किया गया। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं और सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग नहीं है? तो व्यय, राजस्व, आर्थिक मामला है, परंतु बैंकिंग विभाग जो है ये वित्त मंत्रालय के तहत नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा या से सूचकांक रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी होते हैं? तो कौन से जारी किए जाते हैं? तो देखिए, इसमें स्वस्थ भारत, प्रगतिशील भारत ये किया जाता है, और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, ये दोनों जो हैं ये नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक जो है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो देखिए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति जो होती है वो स्थायी होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रकृति स्थायी होती है। दूसरा, संस्थागत विदेशी निवेशक जो है व्यापक स्तर पर पूंजी उपलब्धता की वृद्धि में सहायक हैं, भले ही इनकी प्रकृति अस्थायी है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्थायी प्रकृति का होता है, यह अपने साथ प्रबंधन और तकनीक लाने में सहायक है, जबकि संस्थागत विदेशी निवेशक जो है व्यापक स्तर पर केवल पूंजी लाता है, ये प्रायः अल्पावधिक प्रकृति का होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। आगे चलते हैं। मेल्ट डाउन को संबंधित किया जाता है किससे? तो इसको संबंधित किया जाता है प्रतिभूतियों एवं बंद पत्रों की गिरावट की स्थिति से, ठीक है। मर्कोसुर संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो मर्कोसुर संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका मोंटवीडियो में है, ठीक है। देखिए, विदेशी व्यापार में वृद्धि के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1 जनवरी 1995 में 4 दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे द्वारा, फिर से नाम सुन लीजिए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे द्वारा मर्कोसुर संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय उरुग्वे की राजधानी मोंटोवीडियो में है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 4 है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, उरुग्वे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पर। क्वेश्चन नंबर 108। कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में उपयोगी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? करों में वृद्धि।
करों में वृद्धि जो है यह राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में उपयोगी नहीं है। देखिए, मंदी काल में राजकोषीय नीति के अंतर्गत करों में वृद्धि करना एक उपयोगी कदम नहीं है। इसके अंतर्गत उपयोगी कदम क्या है? घाटे की वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, वितरण में समानता। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है। मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किस रूप में? तो इसको बृहद मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा, बृहद मुद्रा अपॉन आरक्षित मुद्रा या बृहद मुद्रा और आरक्षित मुद्रा के अनुपात के रूप में। आगे चलते हैं। देखिए, यहां ध्यान रखिए, मुद्रा गुणक अधिक होने पर तरलता अधिक होगी और यह आरक्षित मुद्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 110 पर। निम्न पर विचार कीजिए। खुले बाजार की क्रियाएं, शाख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्यवाही, परिवर्तनीय कोष अनुपात, उपरोक्त में से कौन सा या से आरबीआई के परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत सम्मिलित किया या किए जाते हैं? तो देखिए, परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत खुले बाजार की क्रियाएं और परिवर्तनीय कोष अनुपात को शामिल किया जाता है, अर्थात 1 और 4। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, दो तरह की शाख नियंत्रण विधियां होती हैं। एक परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव होती है और एक गुणात्मक होती है, क्वालिटेटिव होती है। तो परिमाणात्मक शाख नियंत्रण विधियों में बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा दर, खुले बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजन सुविधा, रेपो एवं रिवर्स रेपो, परिवर्तनीय कोष अनुपात, CRR और SLR होती हैं। जबकि गुणात्मक शाख नियंत्रण विधियों में न्यूनतम सीमा निर्धारण, शाख की राशनिंग, प्रत्यक्ष कार्रवाई, नैतिक दबाव इत्यादि होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश में राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, आय असमानता में कमी लाना है, परिसंपत्ति सृजन करना है, इसका उद्देश्य राजकोषीय नीति का उद्देश्य नहीं है। मूल्य स्थिरता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना है, परंतु बी वाला नहीं है। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किस समिति ने किया था? तो किसने किया था? नचिकेत मोर समिति ने। किसने? भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव जो है नचिकेत मोरे समिति ने किया था। ठीक है, इस समिति का गठन वर्ष 2013 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी कंपनियों में निदेशक नियुक्त हो सकता है? कितने में हो सकता है? कुल 20 कंपनियों में हो सकता है। ठीक है, तो 20 अधिकतम 20 में ही हो सकता है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIF की स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? वर्ष 2015 में की गई। ठीक है, वर्ष 2015 में, जिसकी आरंभिक पूंजी 40,000 करोड़ थी। NIF नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देश की अवसंरचना वित्त उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को इक्विटी निवेश के माध्यम से वित्त उपलब्ध कराएगा। यह कोष एक ट्रस्ट या बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध केवल शहरी गरीबी आकलन से है? तो ये है आपका SR हाशिम समिति, जो कि 2012 की है। जबकि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध जो है ग्रामीण और शहरी दोनों ही गरीबी के आकलन से था। लकड़वाला समिति का संबंध जो है ये ग्रामीण और शहरी गरीबी आकलन से 1993 का है। NC सक्सेना समिति का संबंध जो है वो NC नहीं है, हाँ NC सक्सेना ही है, यहाँ पे SC लिखा हुआ है। NC सक्सेना समिति का संबंध ग्रामीण गरीबी आकलन से है, जबकि SR हाशिम समिति का संबंध किससे? शहरी गरीबी के आकलन से है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगदी रिजर्व अनुपात कैश रिजर्व रेशियो CRR में वृद्धि के संबंध में सत्य है? तो देखिए, इसकी वृद्धि से वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए मुद्रा कम होगी। सही बात है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, संवेदी सूचकांक आधारित होता है। तो ये आपका किस पे आधारित होता है? देखिए, संवेदी सूचकांक अर्थात सेंसेक्स जो होता है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का, ये 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के 30 महत्वपूर्ण स्टॉकों पर आधारित होता है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 118 चलते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में मंदी के समाधान हेतु किस प्रकार का बजट अपनाया जाना चाहिए? तो इसके लिए जो है घाटे के बजट को जो है अपनाया जाना चाहिए। अर्थव्यवस्था में मंदी अथवा बेरोजगारी की समस्या के समाधान हेतु घाटे का बजट अपनाया जाना चाहिए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
संगठन NSSO की स्थापना वर्ष 1992 में 1952 में की गई थी? नहीं, 1992 में नहीं, 1950 में की गई थी। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1950 में हुई थी? नहीं, इसकी स्थापना 2 मई 1951 1951 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो यहाँ पे दोनों कथन गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित बैंकिंग संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, नाबार्ड, इसमें सबसे पहले भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना होगी, फिर इसके बाद नाबार्ड की स्थापना होगी, फिर आपका राष्ट्रीय आवास बैंक, और फिर सबसे लास्ट में भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना होगी। तो आपका 4-1-4-1-2-3 अर्थात डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम रॉबर्ट ई पार्क ने किया था। अपने लेख मानव का स्थान परिवर्तन और सीमांत आदमी में किया था। आगे देखते हैं, भारत में तृतीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सा या से सम्मिलित हैं तृतीय क्षेत्र में? तो देखिए, इसमें बैंकिंग, स्थावर संपदा और व्यापार शामिल है, परंतु मैन्युफैक्चरिंग जो है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। तो 1-3-1-3-4 ठीक है। बैंकिंग, स्थावर संपदा एवं व्यापार गतिविधियां तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जबकि विनिर्माण को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। अक्टूबर 1993 में प्रारंभ हुई महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका जो उद्देश्य रहा है वह ग्रामीण महिलाओं में बचत को प्रोत्साहन देना रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124 पे। दो कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है। सही बात है। कारण, यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत कम करता है। यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। तो कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही है। आगे चलते हैं, नीचे फिर से दो कथन दिए गए हैं, कथन कारण का प्रश्न ये भी। तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या गरीबी वृद्धि का प्रमुख कारण है। सही बात है। इससे मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है? नहीं, ये कथन गलत है। बेरोजगारी की समस्या मुद्रास्फीति से कोई संबंध नहीं है। तो कथन सही, कारण गलत है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। देखिए, नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, दो कथन आपको दिए गए हैं, तो हमें असत्य कथन बताना है। इसे बैंकों को RBI के पास रखना होता है। बैंकों को RBI, सही बात है। इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। सी कैश रिजर्व रेशियो CRR जो है ये जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा बैंकों के पास पैसा होगा कर्ज देने के लिए। तो दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा असत्य कौन सा? तो कोई नहीं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जुलाई 2021 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कौन सा है? तो ये है आपका फिलीपींस है। ठीक है, फिलीपींस है। 127 का ये, ठीक है। इसके गोल्डन राइस का विकास अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तथा फिलीपींस राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया जा रहा है। आगे चलते हैं। NTPC द्वारा अगस्त 2021 में सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर PV परियोजना का उद्घाटन किया गया है। सिमहाद्री थर्मल स्टेशन स्थित है कहाँ पर? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। जुलाई 2021 में विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज निर्मित किया गया। कहाँ पर निर्मित किया गया है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। 12 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को 4 रोबोट्स ने मिलकर तैयार किया है। इस ब्रिज का नाम क्या रखा गया है? MX3D। आगे चलते हैं। अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारतीय नागरिकों को काबुल से बाहर निकालने के लिए चलाया गया मिशन का नाम क्या रहा है? तो इस मिशन का नाम याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया था। अगला है, अगस्त 2021 में निम्न से कौन सा राज्य भूकंप मोबाइल ऐप जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो ये है आपका उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड है। IIT रुड़की के सहयोग से विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को लोगों के संघर्षों एवं बलिदान की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है?
14 अगस्त को। कब? 14 अगस्त को। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री के जे अल्फोंस हैं। इस पुस्तक का नाम क्या है? एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसमें सबसे सुरक्षित शहर जो है आपका, एक सेकेंड, वो है दिल्ली और मुंबई। कौन सा है? दिल्ली और मुंबई। ठीक है। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के अनुसार सूचकांक में 60 शहरों, कितने? 60 शहरों में कोपेनहेगन, टोरंटो और सिंगापुर क्रमशः। तो कोपेनहेगन पहले पे है, दूसरे पे टोरंटो है, तीसरे पे आपका सिंगापुर है। ठीक है। सूचकांक में 2 भारतीय शहर 48वें स्थान पर दिल्ली है और 50वें स्थान पर मुंबई है, इन्हें शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किस स्थान से उज्ज्वला 2.0 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है कहाँ से हुआ था? महोबा जिले से। ठीक है, 10 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 136, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन है? तो इसकी पहली महिला निदेशक जो है ध्रुति बनर्जी हैं। कौन है? ध्रुति बनर्जी हैं। और ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। 137 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारत और अन्य देशों के मध्य में होने वाले युद्धाभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से युग्म सही सुमेलित नहीं है? 137। तो देखिए, कांजिन जो है भारत और तुर्कमेनिस्तान के मध्य में होता है। भारत और, इसमें बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, इसमें कांजी 2021 जो ये तुर्कमेनिस्तान के साथ नहीं होता है, ये जो होता है भारत और कजाकिस्तान के साथ। तो पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा की यदि बात करें तो दूसरा जो है कोंकण शक्ति 2021 भारत और यूनाइटेड किंगडम। तीसरा है जायद तलवार 2021, ये जो है आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में। और जायद 2021 जो है भारत और रशिया के मध्य में। जो कांजिंद है, ध्यान रखिएगा, ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य में होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? साइरस पूनावाला के, सीरम इंस्टीट्यूट के जो निदेशक हैं उनको दिया गया है, साइरस पूनावाला को। युक्त धारा क्या है? युक्त धारा ये है क्या? यह एक भूस्थानिक योजना पोर्टल है। इस पोर्टल से रिमोट सेंसिंग और GIS आधारित जानकारियों का उपयोग करते हुए नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्राप्त होगी। 140 नंबर क्वेश्चन, वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो देखिए, देश भर में वित्तीय समावेशन की सीमा को मापने के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक की शुरुआत जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। सही बात है। और इसे प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में 3 व्यापक पैरामीटर हैं: पहुंच, उपयोग एवं गुणवत्ता। देखिए, वित्तीय समावेशन सूचकांक 3 पैरामीटर पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता पर आधारित है, जिसका आधार वर्ष 2020-21 है। ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका पहला कथन सही है परंतु दूसरा पूरा सही नहीं, क्योंकि इसका आधार यह जो है बिना किसी आधार वर्ष के ही इसको बनाया गया है, इसका निर्माण किया गया है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अल मोहदे अल हिंदी 2021 नामक पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। भारत और सऊदी अरब के बीच में पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। ये कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरब में। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल रुद्रेश्वर मंदिर, रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना के वारंगल में। कहाँ पे? तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। बी ऑप्शन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के नोएडा में की जाएगी। ठीक है। यह देश की समृद्ध विरासत पर ध्यान केंद्रित करेगा और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलू पर शिक्षा प्रदान करेगा। 57वें अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में किस देश ने प्रथम स्थान हासिल किया है?
तो इसमें प्रथम स्थान जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने, किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने हासिल किया है। तो देखिए दूसरे पे चाइना है। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। इससे पूर्व 56वें सूचकांक में जो है भारत चौथे स्थान पर था। तो पहले पे संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे भारत है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब होता है? अक्षय ऊर्जा दिवस का आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन जो है प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को होता है। 20 अगस्त, ये ऑप्शन। निम्नलिखित में किस राज्य का संबंध घर घर औषधि भोजन से है? घर घर औषधि भोजन से है, किसका संबंध है? राजस्थान राज्य का रहा है ये, ठीक है। तो इसलिए डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से विंबलडन 2021 के पुरुष एकल वर्ग के उपविजेता, मतलब जो दूसरे नंबर पे रहे हैं वो कौन है? तो देखिए ये है मेटे बेरेटिनी है एकल पुरुष वर्ग में। इनको जो है नोवाक जोकोविच ने हराया था, जोकोविच ने हराया था। जबकि महिला वर्ग में एशले बार्टी जीती थी आपका विंबलडन 2021। आगे चलते हैं। निपुण भारत मिशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? निपुण भारत मिशन की जो शुरुआत है ये नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ की गई है, नहीं, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी ऑन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिका, भारत मिशन की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है आपका महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पुणे में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में कृषि निर्यात को बढ़ावा देना है। वहीं 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है इसमें 20वें स्थान पर है। 20वें 100 देशों में भारत जो है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत जो है 100 देशों में 20वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर? 20वें स्थान पर है। वर्ष 2019 में भारत जो है 17वें स्थान पर था, ठीक है, उस समय 17वें स्थान पर था, अब क्या है? 20वें स्थान पर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 17 से 20 जा रहा है, मतलब 3 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 2 वीडियो में पूरे 150 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।